विशिंग यू अ वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 21 और आज डेट क्या है 21 अगस्त 2020। अपना नाम और क्लास टीचर का नाम आप फिल कर चुके होंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो हमारा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे, समझेंगे। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें सारे क्वेश्चंस को 5 क्वेश्चंस आए हैं सबको हम सॉल्व करेंगे और सबका आंसर मैं आपको लिखवा दूंगी और रिटर्न में भी दे दूंगी, वहाँ से आप कॉपी कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, उससे पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि लास्ट वर्कशीट में आपने क्या पढ़ा था। लास्ट वर्कशीट में आपने इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें हमने क्या पढ़ा जाना था कि एक सर्किट होता है। ठीक है बेटा, सर्किट में ये रजिस्टर होता है, यहाँ पर एक बल्ब लगा देते हैं और एक इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं जिससे करंट मेजर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बैटरी होती है। तो जो आपका करंट होता है उसे आई से डोनेट करते हैं। आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, तब हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो करंट को हम किससे मेज़र करते हैं? एमीटर से मेज़र करते हैं। ठीक है, और उसको सीरीज़ में लगाया जाता है और करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। इसके साथ में एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे वोल्ट मीटर कहा जाता है और उसे पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है जिससे पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जाता है। और एक हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस। ठीक है, हर वायर का अपने एक रेजिस्टेंस होता है जो करंट फ्लो को रोकता है। और एक चीज़ आपने पढ़ी थी ओम्स लॉ। ओम्स लॉ V = IR। ये सारी चीज़ें आप पढ़ के आए हैं, इसलिए मैं आपको रिकॉल करवा रही हूँ जिससे आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। आज हम पढ़ने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें हीटिंग इफेक्ट कैसे होता है उस चीज़ को हम समझने वाले हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। If an electric circuit is purely resistive, the source of energy continuously get dissipated एंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट। अगर आपका जो सर्किट है वो प्योरली रेजिस्टिव हो, देखो रेजिस्टेंस क्या होता है? आर होता है। ठीक है, और हर वायर का अपना एक रेजिस्टेंस होता है, किसी का कम होता है किसी का ज़्यादा होता है। लेकिन रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उसमें करंट की वैल्यू उतनी कम होगी। मतलब रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा करंट उसमें उतना कम फ्लो होगा, क्योंकि वो दोनों क्या होते हैं? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो अगर हमने एक ऐसा सर्किट ले लिया जो प्योरली रेजिस्टिव है, ठीक है, पूरा रेजिस्टिव है, तो क्या होगा? उसमें करंट तो फ्लो कर नहीं पाएगा, तो वो क्या होगा? एक जगह पे कलेक्ट होने लगेगा। एक जगह कलेक्ट होगा तो वो किस फॉर्म में कलेक्ट होगा? हीट की फॉर्म में कलेक्ट होगा। दिस इज नॉन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसको हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। इसका लाइव एग्जाम्पल आपने सबने अपने घरों में देखा है। क्या होता है? प्रेस। जब हम प्रेस है वहाँ उसे कैसा बनाते हैं? प्योरली रेजिस्टिव बनाते हैं। ठीक है, और वो कंडक्टर होता है, तो जब करंट पास करता है तो उसे फ्लो करने के लिए कुछ बाहर यूज़ करने के लिए तो कुछ मिलता नहीं है, तो उसके सरफेस पे क्या होता है? पूरा वो डिसिपेट हो जाता है। किसकी फॉर्म में? हीट की फॉर्म में। और आपने देखा अगर आप स्विच ऑन रहने दें तो वो बढ़ता जाएगा, जितना करंट बढ़ेगा उतना ही हीटिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा और प्रेस और ज़्यादा गर्म होता जाएगा। ये किसकी वजह से होता है? हीटिंग इफेक्ट की वजह से ही होता है। इसके बाद कंसीडर अ करंट। अब आपको थोड़ा सा इमेजिन करना है। आपने माना कि एक करंट है I फ्लोइंग थ्रू अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R। एक करंट है, ठीक है, करंट को हम I से डोनेट करते हैं, तो एक सर्किट है जिसमें I करंट फ्लो कर रहा है और जिसका रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है? R है। लेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट टू बी V। और पोटेंशियल डिफरेंस को हमने क्या माना है? V माना है। लेट T बी द टाइम ड्यूरिंग विच Q चार्ज फ्लो। और हमारा जो टाइम है वो क्या है? T टाइम में Q चार्ज फ्लो कर रहा है। ये जो यूनिट है हम उसी से डिनोट कर रहे हैं, कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये समझाने के लिए है। द वर्क डन इज मूविंग थ्रू द चार्ज Q थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस V इज VQ। तो कितना वर्क डन होगा? VQ के बराबर वर्क डन होगा। देयरफॉर द सोर्स मस्ट सप्लाई एनर्जी इक्वल टू VQ टाइम T। हैंस द पावर इनपुट सर्किट। तो पावर को अगर आप फॉर्मूले में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं P = V × Q/T। ठीक है, अब बच्चों आप ये बताओ कि Q/T क्या होता है? आपने करंट की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, पर्टिकुलर टाइम में जितना चार्ज फ्लो करता है वो क्या कहलाता है? करंट कहलाता है। तो हमने यहाँ पे इस फॉर्मूले को देखो, यहाँ पे हमने लिखा P = V
इंटू क्यू बाई टी। तो क्यू बाई टी को जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, P इजिकल्स टू वी टी हो गया। अगर हम इसको थोड़ा सा और डिराइव करेंगे तो एनर्जी सप्लाई टू द सर्किट सोर्स ऑफ टाइम, तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि E इजिकल्स टू P इंटू टी, ठीक है। यानी हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि E इजिकल्स टू P इंटू टी और E इजिकल्स टू VIT। कैसे लिख सकते हैं VIT, क्योंकि यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, हमें पता है P की वैल्यू क्या होती है, VI होती है, तो यहाँ पे E की वैल्यू कितनी हो गई, VIT। और आप बोलेंगे E क्यों, क्योंकि जो पावर है, ठीक है, वो किसके बराबर है, एनर्जी के बराबर है। क्योंकि आपको पता है एनर्जी अलग अलग फॉर्म होता है, हीट भी क्या है, एनर्जी का एक फॉर्म है, तो हम इसको E के बराबर भी लिख सकते हैं। सिंस एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू प्रोड्यूस, देयरफॉर E को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, H के। एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ हीट और हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो यहाँ से H को हम क्या लिख सकते हैं, VIT लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर हम VIT लिख सकते हैं बच्चों, तो आपको ओम्स लॉ से याद होगा कि V की वैल्यू कितनी होती है, V इजिकल्स टू IR, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप V की जगह पे यहाँ पे IR पुट कर देंगे, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2 I हो जाएंगे, पहले से एक I था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा I² RT। तो इसको क्या कहते हैं, H इजिकल्स टू I² RT, इसको कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। ये जूल्स के नाम पे है क्योंकि इन्होंने ही डिराइव किया था, इसलिए इसे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहा जाता है। तो H इजिकल्स टू I² RT, ये आपको याद रखना है। अब जूल्स लॉ क्या कहता है, जूल्स लॉ कहता है इट स्टेट्स दैट द प्रोड्यूस रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। इसमें 3 चीज़ें हैं, ठीक है। वो 3 चीज़ें क्या हैं, H इक्वल टू I² RT में क्या है, H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I²। इसका मतलब क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो हीटिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा, या हीटिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। और कैसे बढ़ेगा, स्क्वायर ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, करंट के स्क्वायर के, ठीक है। इसके बाद अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो ये भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब हीट बढ़ेगा, जितना ज़्यादा रेजिस्टिव होगा आपका सर्किट, जितना ज़्यादा रेजिस्टिव होगा उसमें हीट उतना ज़्यादा ही बढ़ेगी, ठीक है। और टाइम के साथ तो ये भी आपने देखा है, आप स्विच ऑन रहने दीजिए, जितने टाइम तक ऑन रहेगा उतना ज़्यादा हीट ज़्यादा होगा टाइम के साथ। तो ये तीनों जो वैल्यू है क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो H इजिकल्स टू I² RT, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। ये है जूल्स लॉ। और जूल्स इफेक्ट क्यों, क्योंकि ये साइंटिस्ट के नाम पे उन्होंने डिराइव किया था, इसलिए उनका नाम दिया जाता है। और जूल क्या है, एनर्जी की यूनिट होती है नापने की। अब हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक पावर को थोड़ा सा समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक पावर को आप कैसे देखते हैं, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंज्यूम्ड और डिसिपेट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है बच्चों, रेट ऑफ विच इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंज्यूम्ड, पर्टिकुलर टाइम में। रेट की बात कहाँ करते हैं, जहाँ टाइम से मेज़र करते हैं। पर्टिकुलर टाइम में कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है या डिसिपेट हो रही है किसी सर्किट में, वो क्या कहलाता है, पावर कहलाता है। और पावर को आप P को क्या लिख सकते हैं, VI लिख सकते हैं, या फिर ओम्स लॉ से आप ये भी लिख सकते हैं I²R या V²/R, ठीक है। मैं ये उम्मीद करती हूँ आप ओम्स लॉ पढ़ चुके हैं पिछले वर्कशीट में, ठीक है बेटा। तो V²/R भी लिख सकते हैं। अगर आप SI यूनिट निकालेंगे तो आपको पता है पावर की यूनिट वॉट होती है, जिसे आप W से, कैपिटल W से दिखाते हैं। अगर आप इसको कमर्शियल यूनिट में कन्वर्ट करेंगे या निकालना चाहेंगे तो 1 वोल्ट की वैल्यू कितनी होगी, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। लेकिन हम इसको छोटी यूनिट में मेज़र करते हैं, लेकिन अगर आपको बड़ा मेज़र करना है, कमर्शियल मेज़र करना है, तो उसे मेज़र करते हैं किलोवाट आवर में। किलोवाट आवर में आपने देखा होगा बिजली का बिल आता है तो उसमें कैसे आता है, किलोवाट आवर। आपने इतनी यूनिट्स यूज़ की हैं तो वो किलोवाट आवर बताता है, क्योंकि हम वॉट आवर में इसलिए नहीं, वॉट पर सेकेंड में इसलिए मेज़र नहीं करते क्योंकि वो छोटी यूनिट होती है। तो किलोवाट आवर, 1 किलोवाट पर आवर की अगर आप बात करें उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल इतनी एनर्जी होती है। और अगर आप इसका रिलेशन देखना चाहेंगे कि ये वैल्यू निकालते कैसे हैं, तो 1 किलो 1 किलो वॉट में कितने वॉट होते हैं, 1000 वॉट।
1000 वाट होंगे 1 किलोवाट में, तो 1 किलोवाट की जगह पे यहाँ पे क्या रख दिया 1000 वाट। और 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे, पहले घंटे को मिनट में बदलेंगे, 1 घंटे में कितने 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 60 इंटू 60 एक बार मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लो, 6 6 जा 36 और 2 0, तो कितना हो जाएगा 3600 सेकेंड। अब 3600 सेकेंड को 1000 वाट से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3.6 और 10⁻⁶ वाट पर सेकेंड। वाट पर सेकेंड हम ना लिखकर क्या लिखते हैं जूल, तो 3.6 जूल हो जाएगा आपका 1 किलोवाट आवर का यूनिट। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल एनर्जी होती है, तो 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। और कई बार पेपर में क्वेश्चन दे देते हैं कि अगर 1 किलोवाट में इतनी एनर्जी होती है तो 5 किलोवाट में कितनी होगी, तो डायरेक्ट आप 5 को 3.6 इंटू 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे और यू गॉट द योर आंसर। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं कि क्या बताया है। अब ये तो पढ़ लिया कि जूल्स लॉ क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट होता क्या है। अब हम ये देखते हैं कि हम इसे इस्तेमाल कहाँ करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एप्लीकेशन का मतलब होता है कि आपकी रोज़ाना की ज़िंदगी में हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था कि आप प्रेस में करते हैं। अब देख लेते हैं, हीटिंग इफेक्ट इज़ डिज़ायरेबल इन डिवाइस लाइक इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयन, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फ्यूज़। ठीक है, इस तरह की जो डिवाइस होते हैं, आपने देखा है सर्दियों में हीटर यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक आयन यूज़ करते हैं, तो इन सारी चीज़ों में हम हीटिंग इफेक्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी का कि हीट क्या है, एनर्जी का एक फॉर्म है, और अगर हम रेजिस्टिव सर्किट बना देंगे तो करंट क्या होगा, एक जगह डिसिपेट हो जाएगा और वो हीट की फॉर्म में बन जाएगा और वहाँ हम हीट की फॉर्म में उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इन द इलेक्ट्रिक बल्ब मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम्ड बाय द फिलामेंट अपीयर्स एज हीट एंड स्मॉल पार्ट ऑफ इट इज़ रेडिएटेड ऑन द फॉर्म बल्ब ऑफ लाइट। तो हम देखते हैं कि जो बल्ब होता है उसका मैक्सिमम हीट कहाँ पे होता है, फिलामेंट पे होता है। ठीक है, और थोड़ी सी ही एनर्जी यूज़ होती है बल्ब को लाइट की फॉर्म में। इसके अलावा एक पॉइंट है कि फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ मेड अप ऑफ टंगस्टन। जो बल्ब का फिलामेंट बना होता है, आपने देखा होगा बल्ब में इस तरीके से बना होता है, अंदर ये बाहर बल्ब होता है, उसके अंदर एक सर्किट बना होता है। ठीक है, और ऐसे वो जुड़ा होता है। जब फ्यूज़ होता है बल्ब तो ये सर्किट ब्रेक हो जाता है। तो ये जो फिलामेंट अंदर बना होता है, सर्किट बना होता है, वो टंगस्टन का बना होता है। क्यों बना होता है, तो इट डज़ नॉट ऑक्सीडाइज रीडली एट हाई टेम्परेचर। ज़्यादा टेम्परेचर पे ऑक्सीडाइज ना हो। दूसरा कारण है इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है कि ऐसा ना हो कि ये पिघल जाए या जल्दी से ही बहुत टेम्परेचर बढ़ने पे जल्दी से ही ये गल जाए। तो इसलिए इसकी ये दो प्रॉपर्टी होती हैं जिसकी वजह से ये अच्छे से हीट को एब्जॉर्ब कर पाता है। द बल्ब आर फिल्ड विद केमिकली इनएक्टिव गैसेस लाइक नाइट्रोजन, आर्गन और प्रोलॉन्ग लाइफ्स ऑफ फिलामेंट। जो बल्ब होता है वो फिल होता है किससे, केमिकल से। किन किन केमिकल से, जैसे नाइट्रोजन, ऑर्गन और इस तरह की गैसेस से वो फिल होता है। अब एक और टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्यूज़। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है, आपने सुना होगा इलेक्ट्रिक फ्यूज़ वायर लगाया जाता है। तो वो होता क्या है, it is safety device that protect your electrical appliances in case of short circuit or overloading. फ्यूज़ वायर इज़ मेड अप ऑफ मेटल और एलॉय। हम फ्यूज़ वायर क्या करता है, फ्यूज़ वायर जो है हमारे अप्लायंसेस, जितने आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। किससे, अचानक से बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज आ गया करंट का, ठीक है, या फिर शॉर्ट सर्किट हो गया, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम फ्यूज़ का यूज़ करते हैं। और जो फ्यूज़ का वायर बना होता है वो किसका बना होता है, वो बना होता है मेटल का। मेटल आपको पता है कौन कौन से होते हैं, कॉपर होता है, एल्युमिनियम होता है, ठीक है, या फिर एलॉय क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं। और इसकी क्या प्रॉपर्टी है, अगर हम फ्यूज़ की बात करें तो फ्यूज़ की और क्या प्रॉपर्टी है, फ्यूज़ वायर इज़ मेड अप ऑफ मेटल अलॉय, एप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट और लो, और एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन इस तरह के मटेरियल से बना होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो फ्यूज़ इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज़ विद लाइव वायर। जो हमारी लाइव वायर होती है उसके साथ फ्यूज़ को सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है। अब मैं इसका आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल समझा देती हूँ कि ये एक सर्किट है, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पे आपकी बैटरी लगी हुई है,
यहाँ पे आपका बल्ब लगा हुआ है और यहाँ पे आपका स्विच लगा हुआ है। ये आपका क्या है, सर्किट है। अब क्या होगा, सीरीज़ में ही ये सारी चीज़ें क्या लगी हुई हैं, सीरीज़ में, ये लाइन से लगी है ना, 1 2 सारी लाइन से लगी हुई हैं, तो ये सर्किट कंप्लीट है। अगर कहीं से भी सर्किट टूटा तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, और ये सारी चीज़ें क्या है, सीरीज़ में है। और पैरेलल क्या होता है कि इसी के साथ अगर मैं यहाँ पे कुछ लगा दूँ तो वो क्या होता है, पैरेलल होता है। तो हमें क्या करना है, हम सीरीज़ में, तो सीरीज़ में ही कहीं पे फ्यूज़ वायर लगा दिया जाता है। सीरीज़ में क्यों लगाया जाता है कि मान लो वोल्टेज ज़्यादा हो गया या कोई ओवर शूटिंग हो गई, तो क्या होगा, ये फ्यूज़ वायर यहीं से बीच में ब्रेक हो जाएगा और सर्किट को क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। ठीक है, यहाँ से सर्किट को ब्रेक कर देगा। सर्किट ब्रेक कर देगा, आपको पता है जब तक क्लोज लूप नहीं बनेगा तब तक करंट फ्लो ही नहीं कर सकता। तो जब यहाँ से करंट फ्लो ही नहीं कर पाएगा तो सर्किट ब्रेक, तो हमारे जो अप्लायंसेज हैं, मान लो आपके घर पे टीवी, फ्रिज, सारी चीज़ें लगे हैं, तो वो नहीं बच जाएंगे, प्रोटेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, हमारे जो महंगे अप्लायंसेज हैं वो बच जाएंगे, वो उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और अगर पैरेलल में लगे होते तो क्या होता, अगर पैरेलल में लगे होते तो क्या होता कि पैरेलल में लगे होने पे ये सारा पूरा यहाँ पे भी एक चीज़ इफेक्ट होता, मतलब पैरेलल में लगा होता तो ये, फिर इसके साथ में दूसरा अप्लायंस, इसके साथ में तीसरा अप्लायंस, यहाँ पे हाई वोल्टेज आया तो क्या हुआ, एक साथ सारे जो हमारे डिवाइस हैं वो सारे ही जल जाते या उन पे इफेक्ट पड़ता। तो इसलिए किस में लगाया जाता है, हमेशा सीरीज़ में लगाया जाता है कि वो सर्किट को ब्रेक कर दे। ठीक है, करंट कैपेसिटी ऑफ फ्यूज़ इज स्लाइटली हायर देन दैट ऑफ अप्लायंसेस, और जो फ्यूज़ की करंट कैपेसिटी है हमारे अप्लायंसेस से ज़्यादा रखी जाती है। मान लो आपका टीवी है, वो जितना वोल्टेज या एम्पियर करंट होल्ड कर सकता है उससे ज़्यादा रखा जाता है फ्यूज़ वायर का। क्यों, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा आ भी जाए तो फ्यूज़ वायर उसको झेल ले। ठीक है, और उससे भी ज़्यादा आता है तब जाके वो फ्यूज़ वायर क्या होता है, ब्रेक होता है, तो हमारे अप्लायंसेस बच जाते हैं, इसलिए ये हमारे अप्लायंस का प्रोटेक्टर है। अब आप पांचों क्वेश्चन है उन्हें देख लीजिए, उसके बाद मैं सारे आंसर आपको आगे आंसर शो कर देती हूँ, वहाँ से आप लिख लेना। एक्सप्लेन द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आपको बताना है। वाई डज फ्यूज वायर प्रोटेक्ट, आपकी अप्लायंसेस को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। वाई इज टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प। इलेक्ट्रिक लैम्प में हम इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, किसका, टंगस्टन का। अब फ्यूज वायर इज कनेक्टेड इन लाइव वायर। फ्यूज वायर को क्या हम लाइव वायर में कनेक्ट करते हैं, ट्रू और फॉल्स आपको बताना है, और एक क्वेश्चन दिया है वो सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्लेन द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। मैंने अभी आपको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ाया था, तो उसका आंसर आप ऐसे लिखेंगे। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग स्टेट्स दैट व्हेन अ करंट आई passing through a conductor of resistance R for time t, then the heat developed in the conductor is equal to the product of square of current, the resistance and time। तो इसको आपको लिखना है H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, जो फॉर्मूला लिखना है उसी को यहाँ स्टेटमेंट में लिखा गया है। ठीक है, कि जूल्स लॉ ये कहता है कि अगर कोई करंट, एक सर्किट है जिसके अंदर करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है, एक सर्किट में करंट आई फ्लो कर रहा है कंडक्टर में, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस आर है, टाइम टी है, तो उसमें हीट डेवलप होगा, और वो हीट किसके बराबर होगा, वो हीट बराबर होगा स्क्वायर ऑफ करंट और रेजिस्टेंस आर और टाइम के। तो आपको इस तरीके से लिख देना है आंसर, साथ में ये फॉर्मूला लिख लेना है, और इसके नीचे चाहें तो आप इसके नीचे वो 3 फॉर्मूले दिखाए हुए हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ये भी इसके नीचे लिख सकते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगर आपको आंसर चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगी, आप मुदिता IAS वॉरियर ज्वाइन कर ले टेलीग्राम पे जाके, और वहाँ से भी आंसर नोट डाउन कर सकते हैं। हाउ डज द फ्यूज वायर प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज। मैंने अभी आपको फ्यूज वायर पढ़ाया, तो जो फ्यूज वायर है हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज को किस प्रकार से प्रोटेक्ट करता है वो आपको बताना है। तो इसके लिए आप लिखेंगे द फ्यूज वायर ब्रेक द सर्किट इफ फॉल्ट इन एन अप्लायंसेज कॉज टू मच करंट टू फ्लो। अगर बहुत ज़्यादा सर्किट में करंट फ्लो करता है तो फ्यूज वायर को वो क्या करता है, ब्रेक कर देता है। दिस प्रोटेक्ट द वायरिंग एंड द अप्लायंसेज, इससे हमारा अप्लायंसेज प्रोटेक्ट हो जाता है। व्हेन अ हाई करंट फ्लो थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट ड्यू टू शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग द फ्यूज वायर हीट अप एंड मेल्ट। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो फ्यूज वायर हमारा हीट अप हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, सर्किट से वो ब्रेक हो जाता है, और वो क्लोज लूप नहीं होने देता, करंट फ्लो नहीं होता, हमारे अप्लायंसेज बच जाते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में बोला था व्हाई इज टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट फॉर इलेक्ट्रिक लैंप। जो हमारे लैंप होते हैं या बल्ब होते हैं उसमें हम टंगस्टन का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब मेड अप ऑफ टंगस्टन एज क्यों होते हैं? इट डज नॉट ऑक्सीडाइज रियरली एट हाई टेम्परेचर और इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इतने ज़्यादा टेम्परेचर तक ये मेल्ट नहीं हो सकता, इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं। वरना आप बोलिए कि गर्मी होगी, बल्ब बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, फिर तो वो मेल्ट हो जाएगा, तो आपका बल्ब रोज़ टूट ही जाएगा, फ्यूज़ ही हो जाएगा रोज़ रोज़। तो इसलिए इतने ज़्यादा टेम्परेचर तक वो मेल्ट नहीं होता। इसके बाद पूछा था अ फ्यूज़ वायर इज़ कनेक्टेड टू लाइव वायर। फ्यूज़ वायर को हम लाइव वायर में कनेक्ट करते हैं, ट्रू है या फॉल्स है? यस ट्रू है, क्योंकि हम इसे लाइव वायर में कनेक्ट करते हैं जिससे हमारे अप्लायंसेस प्रोटेक्ट रह सके। तो ये आपका थर्ड फोल्ड हो गया, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, ये आपको सॉल्व करना है। पहले क्वेश्चन समझ लो फिर मैं आंसर समझा देती हूँ। विच वाज द मोर एनर्जी, किसमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी? 250 वॉट के एक टीवी सेट में। एक टीवी सेट है जो 250 वॉट का है और टाइम कितना दिया हुआ है? 1 घंटे। कितना चलता है? 1 आवर चलता है। और 1200 वोट टोस्टर, 1200 वॉट का टोस्टर है जो 10 मिनट तक चलता है। तो कहा है किसमें ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी। अब देख लो मैंने इसे सॉल्व किया है, कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे है टीवी सेट और यहाँ है टोस्टर। आपको पता है कि पावर दे रखा है कितना? 250 वॉट, यानी पी दे रखा है आपका 250 वॉट। टाइम दे रखा है 1 घंटे, किसके लिए? टीवी सेट के लिए। फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल्स टू पी इंटू टी। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इंटू टाइम। ठीक है, और टाइम आपको याद रखना है, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो टाइम हमेशा स्टैंडर्ड यूनिट में होना चाहिए और टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट सेकंड होता है। अगर आपको घंटे में या मिनट में दिया हुआ है तो पहले आप उसे सेकंड में बदलेंगे, तभी फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले टाइम को आप कन्वर्ट कर लीजिए। टाइम 1 घंटा दिया है तो टाइम को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट, और 1 घंटे में 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो 60 इंटू 60 कितने सेकेंड हो जाएंगे? 3600, 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड्स हो जाएंगे आपका टाइम। अब आप फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं, 250 पावर और 3600 आपका सेकेंड। ठीक है, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 9 लाख वॉट पर सेकेंड। पर इस तरीके से आंसर लिखना सही फॉर्मेट नहीं कहलाता, तो हम इस तरीके से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? 9 इंटू 10⁵ ये कैसे लिखते हैं? इसमें 5 जीरो है ना, तो आप 5 जीरो को 10 की पावर बना के लिख देते हैं, और यूनिट क्या है? जूल। अब हम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं टोस्टर के लिए। अगर टोस्टर के लिए आप देखेंगे तो 1200 वॉट दिया है और यहाँ टाइम क्या दिया है? मिनट, 10 मिनट। तो यहाँ मिनट में दिया है, तब भी आपको सेकंड में बदलना पड़ेगा। 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 10 मिनट में कितने सेकंड होंगे? 10 इंटू 60, 600 सेकंड होंगे। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दो 1200 को 600 से, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 720,000। ठीक है, 7,20,000। तो इसको भी आप कैसे लिखेंगे? 7.2 इंटू 10⁵5। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल गया किसकी एनर्जी ज़्यादा है? टीवी सेट की। तो टीवी सेट इस तरीके, इसलिए मैंने लिख दिया है टीवी सेट वाज मोर एनर्जी। पहले आप कैलकुलेट करके दिखाओगे दोनों को, लास्ट में लिखोगे टीवी सेट कंज्यूम मोर एनर्जी और इसको दिखा दोगे। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, और मैं सारा नोट्स जो है, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो टेलीग्राम पे भी डाल दूंगी, वहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लें, और किसी भी चैप्टर में या किसी और सब्जेक्ट में भी कोई डाउट होता है आपको तो वो भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।